नमस्कार साथियों। चलिए हम अपने क्वेश्चन पेपर की व्याख्या की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके ये। तो पहला क्वेश्चन हमारा है स्टैंडर्ड ट्रैक, स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक इज, स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक इज। ये क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श धावन पथ माना जाता है तो आपका वो ट्रैक होगा 400 मीटर। चार कभी भी पूछे कि आपका स्टैंडर्ड ट्रैक होता है तो स्टैंडर्ड ट्रैक हमारा 400 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 400 मीटर का होता है, जिसमें दो स्ट्रेट लाइन होती हैं और दो कर्व लाइन होती हैं। जिसमें दो स्ट्रेट लाइन होती हैं और दो कर्व लाइन होती हैं। स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो आपका 84.39 है। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ट्रैक का फार्मूला क्या है। तो T इजिकल टू 2S+2C। टी की वैल्यू 400 है, S की वैल्यू आपका 84.39 है और हमें कर्व निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो आपका जब आपका ट्रैक एंड फील्ड मैंने जब पढ़ाया था उसमें आगे जाके वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी ट्रैक में जो लेन है, ब्रेथ ऑफ लेन की चौड़ाई है जो आपकी 1.22 है। इसमें आपका स्टेगर पूछ देता है तो स्टेगर का फार्मूला आप जाके उस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टेगर हुआ, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि 400 मीटर ट्रैक में अगर 400 मीटर की दौड़ कराई जाए और धावक को दूसरी लाइन दी जाए, 400 मीटर ट्रैक में 400 मीटर की दौड़ कराई जाए और एथलीट को दूसरी लाइन प्रोवाइड कराया जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन आपका क्या होगा? 7.04। जो आपका स्टेगर होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में जो अंतर आएगा उसे हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, क्योंकि स्टेगर हमारे पहली लाइन का 0 होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहली लाइन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आपका होगा 0, क्योंकि बंदा जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं फिनिश कर दे रहा है। और आपका सेकेंड लाइन में आपका स्टेगर दिया जाता है तो 7.04। तो आपका वो वहाँ से स्टार्ट मतलब जो हमारी फिनिशिंग लाइन होती है उससे 7.04 आगे खड़ा होता है और आपकी फिनिश करता है वो जो फिनिशिंग लाइन होती है। तो जो अंतर आ रहा है स्टार्टिंग और फिनिशिंग में उसको ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह आपका 200 मीटर में पूछ सकता है। ठीक है, हर दौड़ का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, फिनिशिंग पॉइंट एक ही होगा। चाहे आपका जो भी दौड़ हो, चाहे 200 मीटर हो, आप अब ट्रैक में आपका 400 से डिवाइड कर दीजिए। जितना शेष बचता है, जितना शेष बचे उसको अंतिम फिनिशिंग लाइन से माइनस कर देंगे। जो शेष बचेगा वही आपका फिनिशिंग लाइन आपका स्टार्टिंग बिंदु होगा, वही आपका स्टार्टिंग बिंदु होगा। ठीक है, जिसे आपका क्वेश्चन बनता है कि मैराथन दौड़ की दूरी की लंबाई कितनी होती है, दूरी कितनी होती है। तो आपका 42.195 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बनता है। ये भी बनता है कि आपका मैराथन दौड़ कहाँ पर समाप्ति होती है। तो ट्रैक में ही समाप्त होती है। कहाँ होती है? ट्रैक में। जितनी भी दौड़ें हैं हमारी वो ट्रैक में ही समाप्त होंगी। जो समापन बिंदु है वो एक ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा ट्रैक में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि जनरली मैंने आपको बता दिया है। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। डेकाथलॉन में होते हैं, डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ
डेकाथलॉन में कौन कौन से इवेंट होते हैं वो देखिए। पहले तो डेकाथलॉन में आपका पुरुषों के लिए है और इसमें 10 इवेंट होते हैं। डेकाथलॉन पुरुषों के लिए है और इसमें 10 इवेंट होते हैं। पहले दिन आपका एक फार्मूला हमने सेट किया है, 100 लगाओ 400 110 4 वा भा 1500। क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपका डेकाथलॉन में जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, बाकी इसके बारे में और व्याख्या करेंगे। डेकाथलॉन में जो हमारे इवेंट हैं आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, तो ऑप्शन में दे रहा है कि कितने ट्रैक हैं और कितने फील्ड हैं। तो इसमें जो दिख रहा है आप फार्मूला देखिए, 100 लगाओ 400 110 4 बाबा। तो 100 मीटर हमारी क्या है, दौड़ है, 400 मीटर दौड़ है, 110 मीटर हाइडल है और आपका 1500 मीटर दौड़ है। तो आप कह सकते हैं कि आपका 100 400 110 और 1500 4 आपके क्या हैं, ट्रैक इवेंट हैं। 4 आपके क्या हैं, ट्रैक इवेंट हैं। 4 आपके ट्रैक इवेंट हैं और आपका लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, चक्का फेंक, बांस कूद मतलब पोल वॉल्ट, भाला फेंक मतलब जेवलिन। तो आपके लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, चक्का फेंक, पोल वॉल्ट और भाला फेंक, 6 आपके क्या हैं, हमारे फील्ड इवेंट हैं। तो कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, दूसरा आंसर होगा, 4 ट्रैक और 6 फील्ड। ये भी देखते हैं, हमारे क्वेश्चन ये बनता है कि जब ट्रैक इवेंट में टोटल इवेंट कितने होते हैं, 26 इवेंट होते हैं, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, ट्रैक और फील्ड। ट्रैक और फील्ड, तो ट्रैक में जितने भी हमारे रनिंग इवेंट होंगे 100 मीटर से आपका 42.195 किलोमीटर, मतलब 100 मीटर से लेकर मैराथन दूरी तक जितने भी हमारे इवेंट आएंगे वो आपके ट्रैक के अंदर आएंगे। जो ट्रैक जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें कंप्लीट होते हैं। और जो हमारे फील्ड इवेंट होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपका जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट। जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट मतलब कूदने वाले और फेंकने वाले। तो जंपिंग इवेंट जो हमारे हैं वो आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रिकूद मतलब ट्रिपल जंप और पोल्ड बॉल मतलब बांस कूद। तो आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल्ड बॉल, ये हमारी 4 जंप हैं और आपका 4 थ्रो होते हैं। टोटल हमारे फील्ड इवेंट हमारे 8 होते हैं, 4 आपकी जंपिंग और 4 आपका थ्रो हैं। तो जो थ्रो हैं, शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, डिस्कस तवा फेंक, जैवलिन भाला फेंक और आपका हैमर थ्रो मतलब आपका तार गोला। तो 4 हमारे फील्ड हो गए और 4 हमारे थ्रो हो गए। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 4 हमारे फील्ड हैं और 4 हमारे टोटल हमारे फील्ड जो इवेंट हैं, जो हमारे फील्ड इवेंट हैं हमारे वो 8 हैं। 4 उसमें आपके जंपिंग है और 4 आपके थ्रो हैं। ये तो हमने उसकी व्याख्या कर दी है, ठीक है। अब और डिटेल में जानना है तो आप जाके वीडियो आप एथलेटिक्स जो पढ़ाया गया था उसमें आप जाके देखिएगा। बल्कि जो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं, तो 10 होते हैं। 10 में आपके 4 ट्रैक हैं और 6 आपके फील्ड हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि डेकाथलॉन की प्रथम जो डेकाथलॉन जो इवेंट है वो 2 दिन में होता है। पहले दिन में आपका क्या होता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट डे होगा आपका लिया 100 लगाओ 400, 100 मीटर आपका फर्स्ट डे होगा। प्रथम इवेंट, प्रथम एक क्वेश्चन बनता है कि डेकाथलॉन का प्रथम दिन का प्रथम इवेंट क्या है, तो 100 मीटर। और प्रथम दिन का अंतिम इवेंट क्या है, तो 400 मीटर। द्वितीय दिन का प्रथम इवेंट क्या है, तो 110 मीटर हाइडल। और द्वितीय दिन का अंतिम इवेंट क्या है, तो 1500 मीटर। ये भी कई बार पूछा गया है कि डेकाथलॉन का
द्वितीय दिन का अंतिम इवेंट क्या है या अंतिम इवेंट क्या है, तो 1500 मीटर। इस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृष्णा पूनिया हमारी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटी रही है, जिन्होंने चक्का फेंक में अपना रिकॉर्ड बनाया था। कृष्णा पूनिया किस खेल से है? आपका डिस्कस थ्रो से है। किससे है? हमारा डिस्कस थ्रो से है। मतलब आपका ऑप्शन में दे रहा है हमारा कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल। तो कृष्णा पूनिया किससे है? एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स में आपके थ्रो इवेंट जो है हमारा चक्का फेंक मतलब डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं उनका सभी विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो जैसे हमारे नीरज चोपड़ा जी हो गए, जेवलिन के हो गए, इस तरह बहुत सारे जो हमारे प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाई खेलों में अपना उच्च प्रदर्शन दिया है, उन खिलाड़ियों को विशेष आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन। पुरुषों में डिस्कस का वजन क्या होता है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आपका 2 किलोग्राम कितना होता है? 2 किलोग्राम आपका वेट होता है। पुरुषों में डिस्कस का जो वजन होता है कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, महिला के लिए आपका 1 किलोग्राम होता है। महिला डिस्कस का वेट जो होगा वो आपका 1 kg होगा। ठीक है, इसमें इसी तरह आपका शॉर्ट पुट हुआ, जेवलिन हुआ, सभी का वजन आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जेवलिन का जो वजन होता है पुरुषों के लिए 800 ग्राम है और महिलाओं के लिए 600 ग्राम है। पुरुषों का जो जेवलिन का वजन है वो आपका 800 ग्राम है और महिलाओं का 600 ग्राम है। शॉर्ट पुट भी देख लीजिए। शॉर्ट पुट में जो पुरुषों का जो वजन गोले का जो भार होता है, वेट ऑफ शॉर्ट पुट का जो वजन है 7.260 किलोग्राम होता है। पुरुषों के लिए 7.260 आपका 7.260 आपका शॉर्ट पुट का वजन है। और महिलाओं के लिए आपका 4 kg होता है। कितना होता है? 4 kg होता है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो एंगल होता है थ्रो करने का जो कोण होता है वो आपका 33.92 डिग्री होता है। 34.92 डिग्री आपका एंगल सेक्टर का जो कोण होता है थ्रो करने का वो आपका होगा आपका 33.92। ठीक है, 34.92 आपका सेक्टर कोण होता है। इसकी जो तकनीक है फेंकने की शॉर्ट पुट की, पेरी ओब्रायन, ऑर्थोडॉक्स और डिस्कोपट। ठीक है, तो इस तरह हम जो क्वेश्चन था हमारा वो था आपका डिस्कस था। हमने सभी के बारे में, शॉर्ट पुट के बारे में भी चर्चा कर ली थोड़ी सी। ठीक है, अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि तो हमें इस समय आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। बल्कि आप जाके पुरानी वीडियो में जाके देख लेंगे आप। ठीक है, बाकी इसमें और भी जानना चाहते हैं तो जैसे हमारा अभी क्वेश्चन आया था हमारा कि जो अधिकांश तक पूछे जाना क्वेश्चन रहता है कि जो हमारी हाइडल होती हैं, थोड़ी हाइडल चर्चा कर लेते हैं। जो हाइडल हैं 100 मीटर, 110 मीटर हाइडल की जो प्रारंभिक दूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एथलेटिक्स की बात हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं।
जो हमारी 100 मीटर की 110 मीटर 110 मीटर 110 जो हाइडल है उसके लिए प्रारंभिक रेखा से पहली हाइडल की दूरी होगी पहली हाइडल की जो दूरी होगी वो 13.72 13.72। फिर जो हाइडल से हाइडल के बीच की दूरी, एक हाइडल से दूसरी हाइडल के बीच की दूरी होगी आपका 9.14 9.14। एक हाइडल से दूसरी हाइडल के बीच की दूरी 9.14। फिर अंतिम हाइडल की दूरी, अंतिम हाइडल की दूरी होगी जो आपका एंड लाइन से जो अंतिम हाइडल होगी, क्योंकि दो टोटल हमारी 10 हाइडल रहती हैं, एंड लाइन से जो समाप्ति रेखा होती है उससे जो अंतिम हाइडल होती है उसकी दूरी होगी आपका 14.02 14.02। जो हाइडल की ऊंचाई होगी 110 मीटर, पुरुषों के लिए जो 110 मीटर हाइडल डिस्टेंस होती है उसमें जो हाइडल की ऊंचाई रखते हैं वो आपका होगा 1.067 1.067। ठीक है, इसी तरह हम ये आपका 110 का हुआ। अब हम 100 मीटर महिलाओं को देख लेते हैं। 100 मीटर महिलाओं के लिए जो हाइडल होती है उसमें पहली हाइडल दूरी स्टार्टिंग लाइन से जो पहली हाइडल होती है वो आपका 13 मीटर। जो मध्य की हाइडल होती है एक हाइडल से दूसरे हाइडल के बीच वो 8.50 8.5। और जो अंतिम हाइडल समाप्ति रेखा से अंतिम हाइडल की दूरी होगी हमारी 10.50 10.50। जो हाइडल की ऊंचाई होगी वो आपकी होगी 0.835 0.835 835। याद रखिएगा, पुरुषों के लिए आपका 1.067 और महिलाओं के लिए 0 ये कह सकते हैं 0.835 835। अब इसी तरह 400 मीटर भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है चलिए तो थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। 400 मीटर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं इस पर ज़्यादा गौर कर रहा हूँ। 400 मीटर में जो 400 मीटर पुरुषों के लिए दौड़ होती है उसमें पहली हाइडल आपकी 45 मीटर पे, मध्य की हाइडल 35 मीटर पे और अंतिम हाइडल, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतिम हाइडल स्टार्टिंग जो हमारी फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन से जो अंतिम हाइडल की दूरी होगी वो आपकी 40 मीटर होगी। कितनी होगी? 40 मीटर होगी। जो हाइडल की ऊंचाई होगी 400 मीटर जो बाधा दौड़ होती है उसमें हाइडल की जो ऊंचाई होती है वो आपका होती है 0.914 914। याद करने के लिए सीधे सीधे 914.914। ठीक है, और इसी तरह महिलाओं के लिए जो 400 मीटर की हाइडल दौड़ है उसमें प्रारंभिक 45 जो पहली हाइडल की दूरी होती है वो 45 की होती है, मध्य की हाइडल 35 होती है और अंतिम हाइडल 40 की होती है। सेम रहेगा, बल्कि हाइडल की जो ऊंचाई है उसमें अंतर है। ऊंचाई है आपकी जो हाइडल की ऊंचाई है 400 मीटर महिलाओं के लिए 0.762 762.762 762 जो हमारी हाइट होगी इसकी पॉइंट में। तो ये हमारे हाइडल के क्वेश्चन थे। तो इसी तरह मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्कस किया है। और भी इसमें एथलेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने लायक हैं। जैवलिन का मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट पुट बता दिया और आपका डिस्कस बता दिया। ठीक है, कभी कभी अभी जब क्वेश्चन आपका हाई जंप और ट्रिपल जंप आएगा तो मैं उसके बारे में और डिस्कस करूँगा कि आपकी कौन कौन सी टेक्निक है, लंबी कूद की कौन सी टेक्निक है। तभी सुन लीजिए, लंबी कूद की जो टेक्निक है हिच किक, हैंग और सेल। जो लंबी कूद हम जब कूदते हैं तो उसकी जो तकनीक है वो आपका हिच किक, हैंग, सेल। इसमें भी क्वेश्चन मैंने उस दिन अभी पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चन आता है कि इसको हम कैसे करते हैं। तो पहले स्टांस लेते हैं, स्टांस के बाद अप्रोच रन लेते हैं, अप्रोच रन के बाद टेक ऑफ, टेक ऑफ के बाद फ्लाइट, देन लैंडिंग, ये भी आता है।
ये किसी में हो भी हो, चाहे आपका लॉन्ग जंप में हो, चाहे आपका ट्रिपल जंप में हो। ट्रिपल जंप की जो तकनीक है ये भी जान लीजिए। ट्रिपल जंप की जो तकनीक है हमारी फ्लैट स्टीप मिक्स, फ्लैट स्टीप मिक्स हमारी ट्रिपल जंप की है। और हिचकिंग हैंग सेल हमारी लंबी कूद की है। और ऊंची कूद की जो है हमारी टेक्निक कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, सिग्नल चले गए थे। तो आपका जो इसमें मैं बात कर रहा था कि आपकी टेक्निक है हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप। तो ऊंची कूद की और सुन लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऊंची कूद की जो हाई जंप की टेक्निक है, टेक्निक ऑफ हाई जंप, स्टेडल रोल, ट्रांसबरी फ्लॉप, वेस्टर्न रोल, स्टेडल रोल, ट्रांसबरी फ्लॉप और वेस्टर्न रोल, ठीक है, सीजर। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो गया है, आप सभी को याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक है इसका। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सिलेक्टिंग द स्पोर्ट इक्विपमेंट, मतलब खेल उपकरण खरीदते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कारक है वो आपका है गुणवत्ता, क्वालिटीदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटीदार। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुशील कुमार इज रिलेटेड टू, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका रेसलिंग से हैं, कुश्ती से हैं। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी दिया था। तो जितने मैं बता रहा हूँ, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है और मेडल दिए हैं, उनको एक बार जरूर आप देखिएगा। तो सुशील कुमार जी हमारे किससे हैं? पूछा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आपका सुशील कुमार कुश्ती से हैं। ठीक है, हम आपको ओलंपिक बताएंगे तब इसकी व्याख्या करेंगे किस खिलाड़ी ने किस ओलंपिक में मेडल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के खेल मंत्री कौन है? जब ये पेपर आया था तो उस समय हमारे खेल मंत्री अजय माकन थे। ऑप्शन के हिसाब से हमारा इसमें अजय माकन है। तो उसके बाद राजवर्धन सिंह राठौर बने। वर्तमान में जो हमारे खेल मंत्री हैं, वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है इस समय? अनुराग ठाकुर। उस समय ऑप्शन में अजय माकन थे, तो अजय माकन सही लगा है। तो उस समय हमारे अजय माकन थे। वर्तमान में हमारे जो खेल मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है? ऑफ साइड है, ऑफ साइड हमारा किससे है? फुटबॉल से है। इसकी विस्तार रूप से व्याख्या मैंने आपको फुटबॉल जब पढ़ाया तो उसमें देखिएगा, क्योंकि अभी बोर्ड में बता नहीं सकता मैं, इसलिए आप ऑफ साइड जो नियम है, अगर आपको जानना चाहते हैं ऑफ साइड नियम क्या है तो फुटबॉल की जाके व्याख्या देखेंगे। ऑफ साइड किसमें होता है? फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेइंग सरफेस? कौन सा ऐसा, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा खेलने की सतह नहीं है? खेलने की सतह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो पॉलीग्रास है वो आपका खेलने की सतह होती है, ट्रैक एंड फील्ड में छाई जाती है, ट्रैक में छाई जाती है। एक्स्ट्रोटर्फ जो होता है वो हॉकी का फील्ड का मैदान होता है, उसमें बिछी होती है आपकी आर्टिफिशियल ग्रास। साइबेक्स जो है वो मशीन है, साइबेक्स से है क्या है? ये मशीन है, ये आपका खेलने की सतह नहीं है। साइबेक्स ये क्या है? एक मशीन है, जिम में जो होती है, ठीक है। और जो टेराप्लाक्स है वो आपका टेनिस का कोर्ट होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे खेलने की सतह कौन नहीं है, तो पॉलीग्रास खेलने की सतह है, एस्ट्रोटर्फ खेलने की सतह है और आपका टेराप्लाक्स खेलने की सतह है। साइबेक्स मशीन है
साई विक्स जो है हमारा वो आपकी खेलने की सतह नहीं है, ये आपकी मशीन है, आपकी जिम में होती है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पॉलीग्रास है वो एथलेटिक्स ट्रैक में होता है, एस्ट्रोटर्फ हॉकी का फील्ड है, और जो ट्रैपलाक्स है वो टेनिस कोर्ट है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। अब अगला चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नेहरू कप किस खेल से, जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें है क्रिकेट। जवाहरलाल नेहरू कप हमारा क्रिकेट से संबंधित है। कप और ट्रॉफी में ध्यान रखिएगा, जो नेहरू ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप वो फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें जो आंसर सही हमारा है वो आपका क्रिकेट है। इसमें जवाहरलाल नेहरू कप जो इसमें जो ऑप्शन सही माना था वो जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? वो आपका क्रिकेट से है। ट्रॉफी आपकी नेहरू ट्रॉफी किससे है? हॉकी से है, ठीक है। अब इसमें कुछ ट्रॉफियां हैं, हम ट्रॉफियां की बात कर लें क्योंकि ट्रॉफियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक दो ट्रॉफी आपके हर एग्जाम में आती है। जैसे पूछ देता है वर्ना वेकल ट्रॉफी किससे है? आपका टेनिस से है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से है। नेहरू कप क्रिकेट से है। पूर्णिमा ट्रॉफी वॉलीबॉल से है। डूरेंट कप फुटबॉल से है। रंगास्वामी कप हॉकी से है। लेडी रतन ट्रॉफी हॉकी से है। थॉमस कप बहुत पूछा था पुरुषों के लिए, बैडमिंटन से है। उबेर कप महिला बैडमिंटन से है। सुधीरमन कप मिश्रित बैडमिंटन से है। इजरा कप पोलो से है। राइडर कप गोल्फ से है। रोवर्स कप फुटबॉल से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। तो इस तरह हमारे बहुत सारे जो हमारे ट्रॉफियाँ हैं, इम्पोर्टेंट ट्रॉफियाँ हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत तो अभी और भी हम बता सकते हैं कि जैसे इसमें पूछ देता है आपका बास्केटबॉल से कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं। तो बास्केटबॉल से भी आपका अर्जुन रजा ट्रॉफी बास्केटबॉल से है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर करते हैं। बाकी ट्रॉफियों का वीडियो बनाया है, उसमें जाके देखेंगे तो सारी ट्रॉफियाँ पिछली बार जितनी भी हमने ट्रॉफियाँ पढ़ाई थी सारी ट्रॉफी आपकी और कप हमारे पढ़ाई हुए पेपर से आए थे। इसलिए जितना हमने आपका कंटेंट, जितना भी कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है एप्लीकेशन पर और स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, वो आपका सब तैयार कर लीजिए। जो भी डाउट हो हमसे आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित हुआ? द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित हुआ? तो आपका 1895 में 1985 में द्रोणाचार्य जो पुरस्कार प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए पहले, द्रोणाचार्य अवार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार कब स्थापित हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1985 में। कितना है? 1985 में, 1985 में हुआ था। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार मिला था भालचंद्र भास्कर कुश्ती मिला था, ओम प्रकाश भरद्वाज मुक्केबाजी मिला था, और ओम नंबियार इनको एथलेटिक्स मिला था। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो प्रथम विजेता रहे हैं बालचंद्र भास्कर हमारे कुश्ती में रहे हैं, ओम प्रकाश भरद्वाज मुक्केबाजी में रहे हैं, और ओम नंबियार आपके एथलेटिक्स में रहे हैं। यह पुरस्कार आपका 29 अगस्त, प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें जो धनराशि है वो 15 लाख दी जाती है।
15 लाख। यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है जिसने किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धियां हासिल कराई हों तो वह गुरु के रूप में आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह गुरु को मिलता है, कोच को मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो ऑप्शन दिया है वो 1896 में हुए थे। कब हुए थे हमारे? 1896 में। मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत हमारी हुई थी 1896 में हुई थी। ठीक है, इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसने शुरू किए थे? तो आपके पियरे कुबर्टन ने शुरू किए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो जन्मदाता हैं वो पियरे कुबर्टन है। ठीक है, अब ये भी बनता है क्वेश्चन कि वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में आईओसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष इस समय पीटी उषा जी हैं। कौन है? पीटी उषा जी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा जी थे। ये भी क्वेश्चन मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके डेमेट्रियस बिकेलस। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये व्यापारी थे, डेमेट्रियस बिकेलस थे। आईओसी की स्थापना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1884 को हुई थी। कब हुई थी? 1884 को हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन को जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डी कुबर्टिन कहाँ के थे? आपके फ्रांस के थे। ठीक है, अब इसी में ओलंपिक की बात है तो ओलंपिक में थोड़ा पूछता है कि ओलंपिक मोटो क्या था? जो ओलंपिक मोटो था हमारा आपका आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। सीटीएस मीन्स फास्टर, सीटीएस क्या रिप्रेजेंट करता है? तेज, फास्टर। अल्टियस ऊंचा, हायर। और फोर्टियस स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली। ओलंपिक झंडे के बारे में पूछ सकते हैं कि ओलंपिक झंडे का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। कलर आपका व्हाइट होता है। और कुबर्टन ने झंडे का निर्माण 1913 में किया था। और इसका जो 1920 के ओलंपिक 1920 एंटवर्प ओलंपिक में उसे फहराया गया था। 5 जो झंडे में जो 5 हमारे 5 रिंग हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि झंडे में कितनी रिंग है? तो 5 रिंग होती हैं। वो डब्लू शेप में होती हैं, डब्लू के आकार में होती हैं। तो जो रिंग होती है उनमें कलर रहता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला यूरोप का है, पीला एशिया का है, काला अफ्रीका का है, हरा ऑस्ट्रेलिया का है, लाल आपका अमेरिका का है। ठीक है, तो इस तरह हम ये भी क्वेश्चन मिलता है कि ओलंपिक में जो हमारी शपथ ली थी, ओथ कब ली थी? तो 1920 में 1920 में आपके ओलंपिक में शपथ लेना शुरू हुआ था। और आपकी जो मशाल जली थी वो आपका 1928 में। और आपके वो मशाल को लेके एक शहर से दूसरे शहर आपका 1936 में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी। ओलंपिक खेल हर कितने समय बाद होते हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जो ओलंपिक जो होते हैं वो प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं। प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक चौथे वर्ष में होते हैं, 4th ईयर में होते हैं। तीसरा आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज इन। डबल फॉल्ट का प्रयोग किस गेम में होता है? आपका टेनिस में होता है। किस में होता है? टेनिस में होता है। तीसरा आंसर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे?
इन विच ओलंपिक वेयर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर। मतलब कहने का मतलब है कि प्रथम ओलंपिक, जब ओलंपिक शुरू हुए उनमें से गोल्ड मेडल देना प्रारंभ कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, विवाद में भी रहता है। तो आपका जो आंसर सही है 1908 के लंदन ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल देना प्रारंभ किया गया था, और अंतिम बार पूर्ण गोल्ड मेडल वो आपको 12 में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है आपका कि अंतिम बार कब दिया 1912, और प्रथम बार दिया आपका 1908। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ओलंपिक फ्लैग रिंग इंडिकेट, जो ओलंपिक झंडे में जो रिंग है वो किसकी तरफ इशारा करती हैं, किसके क्या दर्शाती हैं। तो आपके 5 कंटिनेंट होते हैं, 5 महाद्वीप होते हैं। कितने होते हैं? 5 महाद्वीप। आपका मैंने अभी बताया कि आपका यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखो, कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2-3 बार आपका राजस्थान में भी आया, मध्य प्रदेश स्पोर्ट ऑफिसर में भी आया। कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई। तो आपका 1900 पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई थी। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, गलत है वो। आपका 1900 की पेरिस ओलंपिक में ऑप्शन हमने आपका नंबर 3 पे दे दिया हमने, 1900 मानिएगा इसमें। और 1900 जो ओलंपिक खेल हुए तो पेरिस में हुए थे। 22 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, कितनी महिलाओं ने लिए थे? 22 महिलाओं ने। इसमें ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत अच्छा है। तो पीला करता है वो आपका एशिया को करता है। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आंसर इसमें पीला एशिया के करता है। ओलंपिक खेलों का उत्सव ध्वज पहली बार कब प्रयोग किया गया था। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया गया, ओलंपिक खेलों का उत्सव जो पहली बार जो फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में आपका झंडे को फहराया गया था। क्वेश्चन देखिए, द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट रैपिड। बच्चे की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला है 3 वर्ष की आयु में। प्रथम 3 वर्ष की आयु में बच्चे की जो वृद्धि होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, इसमें आपका इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, फिर इसमें लेटर चाइल्डहुड स्टेज, फिर आपका किशोरावस्था। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी आपका किसी तूफान की अवस्था कहते हैं, इन्फेंट स्टेज किसे कहते हैं। तो आप उसको जब हम साइकोलॉजी की उसमें आप देख लीजिएगा और विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। तो 13 से 19 साल, जिसे हम टीन एज कहते हैं, क्या बोलते हैं? टीन एज। इसमें 13 से 19 की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां का जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा तेज गति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्रॉनिकल एज। बहुत पूछा जाता क्वेश्चन ये। कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय है। कौन सी एज ऐसी है, मतलब कालक्रम आयु जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं, वास्तविक आयु की काउंटिंग कैसे होती है या गणना कैसे होती है। तो आपका वर्ष, महीना तथा दिन में उम्र की अभिव्यक्ति की जाती है। एज एंड ईयर, मंथ एंड डे। ठीक है, कालक्रमिक आयु होगी वो आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपका वर्ष, महीना, दिनों में गिनी जाती है। जो एनाटॉमिकल आयु होगी वो आपकी हड्डियों की बनावट, दांतों की संख्या के आधार पर होती है। और आपका जो आपकी फिजियोलॉजिकल एज होती है
वो आपकी हार्मोन्स की सिक्रेशन के आधार पर होती है, जो मेंटल एज होती है वो आपकी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप से है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एस्थेनिक बॉडी टाइप्स? इसमें देखिए जो आपका सेल्डन ने बांटा है इंडो मीजो एक्टो, सेल्डन ने जो बॉडी टाइप बांटे हैं वो आपका बॉडी की संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ है, इंडो मीजो एक्टो। बल्कि जो एस्थेनिक है हमारा वो हमारा क्रैशमर का है। किसका? हमारा क्रैशमर का है। तो क्रैशमर ने बॉडी को 4 भागों में बांटा हुआ है, आपका पाइकनेक, एस्थेनिक, एथलेटिक या पाइकनेक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायप्लास्ट। ठीक है, पाइकनेक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायप्लास्ट। हिप्पोक्रेट्स ने अभी डिग्री कॉलेज का एग्जाम हुआ है तो उसमें पूछा हिप्पोक्रेट्स ने बॉडी को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिप्पोक्रेट्स ने भी बॉडी को 4 भागों में बांटा गया है। स्पेंजर ने 6 भागों में बांटा गया है और आपका युंग ने 3 भागों में बांटा हुआ है। इसमें भी पूछता है। तो ये आपको पर्सनालिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पर्सनालिटी को आप बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्थेनिक का जो नेचर होता है बॉडी का वो कैसा होता है? पतला, छिछले छाती वाला, लीन, सालो चेस्ट। ठीक है, आंसर नंबर 3 सही है इसका। फिलोसफर नॉन एज द फादर ऑफ फिलोसफी इज आइडियल। दर्शन शास्त्री जिन्हें हम आदर्शवाद के जन्मदाता कहते हैं। तो आदर्शवाद के जन्मदाता, देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा सस्पेंस में रहता है, कहीं प्लेटो मान लेता है, कहीं अरस्तु मान लेता है। यूपी वाले टीजीटी में हमेशा आपका अरस्तु माना है और राजस्थान में इसको प्लेटो मान लेते हैं। ठीक है, यूपी जो में आएगा वहाँ पर अरस्तु मानिएगा। अब क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर, कौन सा काल भारतवर्ष के महाकाव्य काल माना जाता है? विच पीरियड नोन एज द एपिक पीरियड इन एंशिएंट इंडिया? भारतीय महाकाव्य काल का कौन सा माना जाता है? तो आपका 1000 महाभारत काल कह रहा कि महाकाव्य काल आप कब से है? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आंसर है इसका दूसरा है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। तो प्लेस्ट्रा जो था, प्लेस्ट्रा फेमस फॉर इन एंशिएंट ग्रीक। तो एक कहता है आपका कुश्ती का खेल मैदान था आपका, इट वाज रेसलिंग स्कूल था। ये एक कुश्ती के लिए स्कूल के रूप में जाना जाता था। प्लेस्ट्रा क्या है? आपका कुश्ती का खेल का मैदान, एक कुश्ती के लिए स्कूल था, उसे हम प्लेस्ट्रा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर नंबर 3 सही है इसका। अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? अखाड़ा इज रिलेटेड, तो आपका कुश्ती से है। अखाड़ा किससे है? कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा आधारित होते हैं? तो जो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत हैं वो किस पे ज्यादा आधारित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट। प्रक्रिया संबंधित वैज्ञानिक नियमों पर, कह सकते हैं सीधे वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं वो वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। आंसर नंबर 3 सही है इसका। व्हेन वाज द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म? शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत पूछता है। तो YMCA कॉलेज की स्थापना कब हुई? आपकी 1920 में हुई है। कब हुई आपकी? 1920 में हुई है। कभी कभी इसमें आपका दे देता है, एक और पूछ देता है आपका कि YMCA की स्थापना जो हुई है वो 1844 में हुई है। ठीक है, कब हुई हमारी? 1800। जो इसमें पूछ रहा है वो उसका आंसर आपका YMCA की स्थापना कब हुई है? आपकी 1900। कभी कभी पूछ देता है कि YMCA क्वेश्चन जैसे डाइट प्रवक्ता में आया था
कि YMCA की स्थापना जॉर्ज विलियम ने कब की, तो 1844 में की थी। ये जो क्वेश्चन पूछा कि हमारा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म, ये इंडिया की बात कर रहा है, तो YMCA कॉलेज की स्थापना 1920 में हुई थी। और हम क्वेश्चन बन सकता है कि जॉर्ज विलियम ने आपकी YMCA की स्थापना कब की, तो 1844 में की थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सिगमंड फ्राइड ने निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत के पिता कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड इज नोन टू बी द फादर ऑफ, तो जो सिगमंड फ्राइड थे हमारा, किसके थे, हमारे साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसमें, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया है। क्वेश्चन को सिद्धांत वाले बहुत आते हैं, मैं आपको थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। सिद्धांत जो पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया इनसाइड थ्योरी किसने दी है, अंतर्दृष्टिक सिद्धांत। इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टिक सिद्धांत कोयला ने दिया है। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी संबद्धता का सिद्धांत दिया है, पावलो ने दिया है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है, आपका ट्रायल एंड एरर, वो आपको थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है कंडीशन रिस्पॉन्स। और इनसाइड थ्योरी आप कोयलर जी ने बंदर पर प्रयोग किया है। इस तरह सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें अभी। ठीक है, तो अभी हम आज यहीं तक चलते हैं, अगली क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो आप जितने क्वेश्चन बताए गए हैं आप ध्यानपूर्वक याद करिएगा। थैंक यू।